आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 थ्योरी पढ़ाई है, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन और वीईएसपीआर। ये 3 थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले। वीबीटी में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और न्यू ऑर्बिटल बनता है, न्यू मॉलिक्यूल बनता है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री पता करते हैं। वीबीटी से हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता नहीं चलती, पर हम हाइब्रिडाइजेशन से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को पता कर सकते हैं। फिर ज्योमेट्री पता चल गई, पर अभी भी हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता नहीं चला था। तो मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता करने के लिए हमने न्यू थ्योरी पढ़ी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीएसपीआर थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन से हमको ज्योमेट्री पता चली और वीएसपीआर से हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता चला। इस तरह से हमने 1 बाय 1 एक एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया। पर आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल पढ़ना हमको। हमने वीबीटी में एटम के ऑर्बिटल की बात करी, हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने एटम के ऑर्बिटल की बात करी, वीएसपीआर में भी हमने एटम के ऑर्बिटल की बात करी। पर आज हम जो बात करेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वीबीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंपेयर करेंगे कि हमने वीबीटी में क्या पढ़ा था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्सेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दोनों में क्या कंपैरिजन है और क्या डिफरेंस है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और न्यू मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन के दोनों, अगर हम इनका देखें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1 और 1s1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों जब इंटरमिक्स होते हैं या ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने के बाद H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह से अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल विदाउट इंटरमिक्स ऑफ फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल। इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते तो हैं पर इंटरमिक्स नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते और विदाउट ओवरलैपिंग के ही वो न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। जैसे इसमें भी हाइड्रोजन से H2 बनेगा, पर उसके बनने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि इसका जो 1s1 है, 1s1 जब दोनों मॉलिक्यूल मिलेंगे तो विदाउट ओवरलैपिंग करके इस तरह से H2 का मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। अब दूसरा कंपैरिजन अगर हम देखें दोनों में, तो वीबीटी में जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, एटम के ऑर्बिटल की बात करते हैं। जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, एटम के ऑर्बिटल की बात करेंगे कि वो कैसा दिखता है, कैसा होगा, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम एमओटी में हम जब भी बात करेंगे तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, अब एटम के ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है, एस, पी, डी, एफ, ये 4 एटम के ऑर्बिटल होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं सिग्मा, पाई एंड डी। जिस तरह वीबीटी में एटम के ऑर्बिटल की जब बात करते हैं तो हम एस, पी, डी, एफ की बात करेंगे, और एमओटी में जब हम मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की बात करेंगे तो सिग्मा, पाई और डेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे। तीसरा कंपैरिजन हम देखेंगे मैग्नेटिक नेचर के बारे में। मैग्नेटिक नेचर, वीबीटी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का सही मैग्नेटिक नेचर नहीं बता पाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो वीबीटी कहता है कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। पर एमओटी जब हमने थ्योरी पढ़ी तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक।
डायामैग्नेटिक होता है। अब पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? तो जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं। यानी वीबीटी जो थी वो कहती थी कि ऑक्सीजन जो है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो वो अट्रैक्शन करती है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। जबकि एमओटी से हमें पता चला कि जब भी ऑक्सीजन किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो वो रिपेल करती है, इसलिए वो डायामैग्नेटिक है। ये अभी हम आगे आपको और एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए जाएंगे जिससे आपको आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में पता चल जाएगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। चौथा जो कंपैरिजन है वो स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी, वीबीटी ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि हमें एमओटी में हर मॉलिक्यूल के बारे में हम जब उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे या उनके शेप बनाएंगे तब हमें इजी में पता चल जाएगा कि कौन स्टेबल है कौन नॉट स्टेबल है या कौन ज़्यादा स्टेबल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन आता है कि H2 प्लस और H2 माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल है। पर अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम वीबीटी से ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्रॉपर हमें नहीं बता पाता है कि H2 प्लस और H2 माइनस में कौन स्टेबिलिटी। पर अगर हम एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को जब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे तब हम इजी वे में बता पाएंगे कि H2 और H2 प्लस और H2 माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल है। पांचवी चीज़ हमको पता चलती है कि वीबीटी में नंबर ऑफ बॉन्ड पता चल जाते हैं। वीबीटी से हमें क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने। नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब कि कितने उसमें सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है या कितने ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमें वीबीटी से इजी वे में पता चल जाता है। बट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अलावा उसमें फ्रैक्शनल भी बॉन्ड होते हैं। फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि 1 बॉन्ड है, 1/2 बॉन्ड है, 1/1.2 बॉन्ड है। यानी ये इस तरह से फ्रैक्शनल में भी आ जाता है कि डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड बता रहे हैं, या हम 2/1/2 भी बता देंगे कि 2.5 बॉन्ड है। तो इस तरह से हम जैसे वीबीटी में हमें नंबर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पता चलता है, जबकि हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में आधा या 1.5 या 2.5 बॉन्ड भी है। इस तरह से हमें उसके फ्रैक्शनल फॉर्म भी पता चल जाते हैं। चलिए, अब ये तो हमने वीबीटी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंपैरिजन देखा कि वीबीटी में क्या कमियां थी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे इसका बर्थ हुआ। अब हम उसके बारे में अच्छे से पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे बनी और उसमें क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, किस किस के बारे में बताया गया। अब वो मैं आपको उनके मेन पॉइंट्स बताऊँगी। मेन पॉइंट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हम मेन पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को किसने प्रपोज्ड किया। तो हुंड एंड मुलिकन ने इसे प्रपोज्ड किया था और ये किस पे बेस्ड थी। इट इज़ बेस्ड ऑन LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल पर ये बेस्ड है। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो किस पे डिपेंड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। पूरा जो इसका बेस है वो लीनियर कॉम्बिनेशन पे, यानी जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है इसका, एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन में मिलेंगे तो जो बनने वाले न्यू मॉलिक्यूल हैं वो सेम नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। यानी अगर 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो बनने वाले मॉलिक्यूल भी 2 ही होंगे, या 3 ऑर्बिटल अगर आपके लीनियर कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं तो बनने वाले मॉलिक्यूल भी 3 ही होंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कंपेरेबल होगी यानी तुलनात्मक होगी। सब एक दूसरे से क्या करेंगे, मतलब अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल इधर जितनी एनर्जी के बन रहे हैं उतने ही उधर हमको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो भी उतनी ही एनर्जी का मिलेगा।
एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप लीनियरली फॉर इनफ एंड इफेक्टिव ओवरलैपिंग, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी लीनियरली ओवरलैप करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, यानी अगर वो लीनियर ओवरलैप करते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और अच्छे होंगे। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी और सेम शेप, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं वो सेम एनर्जी के होना चाहिए। अगर सेम ऑर्बिटल मिल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो वो सेम एनर्जी के होना चाहिए। और अगर डिफरेंट एटम है, जैसे कार्बन या ऑक्सीजन के अलग अलग एटम है, तो वो नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ही हमेशा कंबाइन करना चाहिए और उनका शेप भी सेम होना चाहिए। जैसे हमेशा एस एस ऑर्बिटल ही मिलेगा, पी जेड से ही कंबाइन करेगा, पी वाई से ही कंबाइन करेगा और पी एक्स से ही कंबाइन करेगा। एस कभी भी पी से नहीं करेगा, पी जेड कभी भी वाई से कंबाइन नहीं करेगा और वाई कभी भी एक्स से कंबाइन नहीं करेगा। इसलिए इनके शेप भी सेम होना चाहिए, सेम एनर्जी के साथ साथ सेम शेप भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी फॉर्म्ड होते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल में जब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या ओवरलैपिंग होती है तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ ऑर्बिटल्स बिटवीन ऑर्बिटल्स लोब हैविंग सेम वेव फंक्शन, जिसे हम साई से डिनोट करते हैं, प्रोड्यूस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक सिग्मा एंड पाई एंड डेल। These are HOMOs, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वेव्स में चलते हैं इस तरह से, ये दो हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं जो वेव्स में चल रहे हैं। ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, इन दोनों वेव्स को अभी हम प्लस करें। जो इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट वेव है हम उसको साइन 1 कहेंगे और इलेक्ट्रॉन की जो दूसरी वेव्स है उसको साइन 2 कहेंगे। यानी साइन 1 और साइन 2, ये सिंबल हमें कहाँ से मिला है? श्रोडिंगर इक्वेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन जब वेव में चलता है तब हम उसे साई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वेव मैकेनिज़्म ही समझा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वेव्स में चलते हैं तो हम उन्हें साई 1 और साई 2 कहते हैं। यानी जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्लस करते हैं तो इनसे बनने वाला मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होता है। दोनों प्लस प्लस जब जुड़ते हैं तो ये वेव्स थोड़ी बड़ी हो जाती है और दोनों माइनस माइनस मिलते हैं तो इस तरह से ये प्लस और ये माइनस, यानी इस तरह का मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होता है। और इस तरह का जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यानी साई 1 और साई 2 प्लस होते हैं और इस तरह से आपको जो मॉलिक्यूल तैयार करते हैं हम उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और जो भी बॉन्डिंग यहाँ पर बनेगी वो या तो सिग्मा होगी या फिर पाई होगी। दूसरा होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पर जब दोनों वेव्स, यहाँ पर भी जिस तरह से ऊपर दोनों वेव्स मिली यहाँ पर भी दोनों वेव्स मिलेंगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पर ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट साइन ऑफ साइन 1 प्रोड्यूस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम लुमोस के नाम से जानते हैं, यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि लोएस्ट जो सबसे कम वाले वेव्स होते हैं। अभी देखो, अभी हमने दोनों को प्लस किया था, अब हम दोनों वेव्स को माइनस करेंगे इस तरीके से। यहाँ भी हम इसको साइन 1 बोलेंगे माइनस, दूसरा इलेक्ट्रॉन वेव्स भी लेंगे, इसको भी इसी बताएंगे, ये साइन 2। पर अब दोनों ये इसको कैंसिल कर देगी और ये इसको कैंसिल कर देगी तो जो बनने वाला मॉलिक्यूल्स है वो सीधा हमको ऐसे मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। ये जो मॉलिक्यूल बना है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। और मैंने आपको बताया इसको कैसे डिनोटेट करेंगे,
सिग्मा स्टार, पाई स्टार या डेल स्टार। हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसको हमने खाली सिग्मा या पाई से डिनोट किया था और इसको हम स्टार से डिनोट करेंगे। यानी ये हमारा जो मॉलिक्यूल बना है वो या तो सिग्मा स्टार होगा या पाई स्टार होगा या डेल स्टार होगा। यानी जब भी हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिनोट करेंगे तो हम उसके साथ स्टार लगाएंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिंपल तरीके से लिखेंगे। तो आपको समझ में आया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स जुड़ेंगी, प्लस होंगी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स का माइनस होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे और बनने वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जिसे हम स्टार से डिनोट करेंगे। पॉइंट है, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, पहला हम पढ़ेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम इनको एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करें, एक्सियल मतलब दोनों को एक्सियल तरीके से जोड़ें, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने पर क्या कौन सी बॉन्डिंग होगी, अभी हमने पढ़ा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी तरह अगर हम दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारे पास 1s1 1s1 दो ऑर्बिटल है, इन दोनों को हमने माइनस किया और माइनस करने के बाद जो हमारे को मॉलिक्यूल मिला वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देगा जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पर बीच में मैंने एक लाइन की थी जिसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। ये नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पर नोडल प्लेन पर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मैं आपको एक नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ कि नोडल प्लेन क्या होते हैं और कैसे पता करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में कि N2 है या S2 है या अदर कोई भी एटम्स आता है और उसमें पूछते हैं कि इसमें कितने नोडल प्लेन्स हैं, तो बताइए। तो हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं ये आपको पता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड यानी या एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें और पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, 2 पाई बॉन्ड है। तो अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, जो सिंपल तरीके से अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता है, 7। दोनों नाइट्रोजन का अगर हम कर लें तो 1s2 2s2 2p3, फिर 1s2 2s2 2p3। अब हम इसके खाली आउटर मोस्ट शेल को बनाएंगे क्योंकि इनर शेल इसकी कंप्लीट है, तो आउटर मोस्ट शेल यानी 2p3 की शेल को हम बनाएंगे। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हम दूसरे नाइट्रोजन में अपोजिट स्पिन बता देंगे। ये आपको पता है px py और pz, px py और pz। अभी इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि हमेशा px से ही ओवरलैप करेगा, py से ही करेगा और pz से ही ओवरलैप करेगा। कभी भी px py से या pz से नहीं करेगा। तो जो इनकी ओवरलैपिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, px की px से होगी, py की py से होगी और pz की pz से होगी। pz के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। और px के बीच और py और py के बीच में जो बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड बनेगा। आप किसी को भी सिग्मा बॉन्ड बता सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि pz को ही हम सिग्मा बॉन्ड बताएं। तो आप px को भी सिग्मा बॉन्ड बता सकते हो या py को भी, कोई सा भी एक बॉन्ड आपको सिग्मा बॉन्ड बताना है, बाकी के 2 को आपको पाई बॉन्ड बताना है। तो हमने यहाँ पर pz को सिग्मा बॉन्ड लिया है। अब हम pz के बीच में बनने वाला जो सिग्मा बॉन्ड है उनको बनाएं। सिग्मा बॉन्ड को बनते हुए देखेंगे।
ये 2pz प्लस एक और हमने 2pz लिया दूसरे नाइट्रोजन का, ये प्लस माइनस, ये दोनों, ये psi1 हो गया, ये psi2 हो गया, दोनों प्लस हो रहे हैं, यानी यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और इनके बाद जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएंगे और माइनस माइनस साइड में लोब आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कितने नोडल प्लेन है। देखिए यहाँ पर 2 नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन अभी मैंने बताया कौन सी प्लेस होती है, वो प्लेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है या ना के बराबर होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको 2 नोडल प्लेन, हमको सिग्मा बॉन्ड में कितने नोडल प्लेन मिले, 2 नोडल प्लेन। अब हम psi1 psi2 को अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे ना, दोनों को माइनस करके देखेंगे। तो अब हमें कितने नोडल प्लेन मिलते हैं वो हम देखते हैं। अब हम इनको माइनस करेंगे, psi1 psi2। जब दोनों माइनस होते हैं तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बनने वाला मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितने नोडल प्लेन मिल रहे हैं आपको, 1 2 और 3, यानी यहाँ पर आपको 3 नोडल प्लेन मिल रहा है। और जो बॉन्ड यहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर कौन सी हो रही है, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड की बताई, पीजेड की। अब इसी तरह से मैं आपको पाई बॉन्ड की भी बताती हूँ। अब पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग देखेंगे हम किस तरह से होगी, और हमें कितने, इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज होती है, और सिग्मा बॉन्ड में जो होती है वो कौन सी होती है, एक्सियल बॉन्डिंग होती है। अब हम पीएक्स के बारे में देखेंगे, और पीवाई ये दोनों आपके कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इनकी हम साइड वाइज ओवरलैपिंग करके देखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे पहले, ये psi1 psi2 दोनों प्लस हुए तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों प्लस प्लस ऊपर आ जाएंगे और ये दोनों माइनस माइनस जुड़कर नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है बीच में एक लाइन बनाइए, यानी कि 1 नोडल प्लेन। यहाँ पर भी कितना नोडल प्लेन है, 1 नोडल प्लेन। और बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और psi1 और psi2 दोनों यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, इसलिए इंटरफेरेंस कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों को माइनस करके देखेंगे। सॉरी, यहाँ माइनस है, psi1 और psi2 का जब हम माइनस करेंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो बनने वाला मॉलिक्यूल्स है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा। और जो नोडल प्लेन है वो हमको एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, यानी यहाँ पर अभी हमको 2 नोडल प्लेन मिल रहे हैं। और बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसकी जो भी एनर्जी हमको मिलेगी वो हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया कि किस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कैसे हमें नोडल प्लेन फाइंड कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप बहुत सारे
एटम्स लेकर उनके नोडल प्लेन पता कर सकते हैं और उनमें मौजूद पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड मालूम कर सकते हैं।